हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है इंडिया क्वासी फेडरल है, यानी कुछ कंडीशंस फेडरल की हैं और ज़्यादा कंडीशन यूनिटरी की हैं। तो ऐसा क्यों है? इंडिया मिक्सचर क्यों है? इंडिया फेडरल ही क्यों नहीं है या यूनिटरी क्यों नहीं है, और यूनिटरी कैसे है, ये सब जानते हैं हम आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माई सेल्फ निहारिका। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि अमेरिका एक फेडरल कंट्री है और यूके यूनिटरी कंट्री है और इंडिया क्वासी फेडरल है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वासी फेडरल कैसे है, यानी कि कुछ कंडीशंस तो फेडरल की हैं, वो हम प्रूव कर चुके हैं, और ज़्यादा कंडीशंस यूनिटरी की है, इसलिए हम इसे क्वासी फेडरल बोलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है कि अगर इंडिया फेडरल ही क्यों नहीं है, इंडिया फेडरल भी तो रह सकता है, या इंडिया यूनिटरी क्यों नहीं है? जब ज़्यादा कंडीशंस की यूनिटरी की हैं तो वो यूनिटरी बन जाए, ऐसा मिक्सचर क्यों है? तो वो इसलिए है कि अमेरिका में, जैसे आप जानते हैं कि जितनी भी इसकी स्टेट्स हैं, कंट्री की अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। कंट्री के जो मिनिस्टर्स अलग हैं, स्टेट के अलग हैं। सो इस तरीके से पावर्स जो हैं डिवाइडेड हैं इक्वली। तो इसलिए अमेरिका जो है फेडरल है। यूके में क्या है कि एक सेंट्रल पावर है, यानी कि स्टेट वहाँ पर भी है, पर सब कंट्रोल जो है, सब पावर्स जो है सेंट्रल के हाथों में है। अब हमने इंडिया को ऐसा क्यों नहीं बनाया है? इसकी कुछ कंडीशंस हैं, बहुत सी कंडीशंस हैं कि हमारा जो कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, एक वो डाइवर्स नेचर की है, यानी कि इतनी सारी स्टेट हैं, सबका कल्चर अलग है, सबका जो क्लाइमेट अलग है। अब एक इंडिया को हम लेके चलें, इसका सेंटर कहाँ है? हमारे कंट्री का सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है। सो दिल्ली में बैठ के वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का कल्चर, वहाँ की थिंकिंग दिल्ली के हिसाब से है। अब वहाँ बैठ के तमिलनाडु में क्या चल रहा है या केरला में क्या चल रहा है, वो कैसे पता होगा? वहाँ की अगर हम एग्रीकल्चर बात करें तो वहाँ एग्रीकल्चर की जो फार्मिंग है वो डिफरेंट तरीके से होती है, वहाँ डिफरेंट तरीके से होती है, वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, तो इसलिए हर स्टेट को उनके अकॉर्डिंग पावर दी हुई है कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग काम करिए। अगर वहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ भी बारिश होगी। वहाँ अगर कुछ जो क्रॉप्स हैं, कुछ फसल अच्छी हो रही है, ज़रूरी तो नहीं साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में अच्छी होगी। वहाँ के लोगों को अपने स्टेट के बारे में अच्छा पता है, वहाँ के लोगों को अच्छा पता है। हमारा एक जैसा क्लाइमेट तो नहीं है, सब स्टेट का मिट्टी अलग है, फार्मिंग स्टाइल अलग है, वाटर रिसोर्सेज अलग हैं, ड्रेनेज सिस्टम सब अलग अलग है। सो इसलिए हमारे इंडिया में हर स्टेट को पावर दी गई हुई है कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग काम करिए। तो इसलिए जो है इंडिया फेडरल है। ठीक है, अब यूनिटरी कैसे है? एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है इसके पीछे। जैसे आप जानते हैं प्रिंसली स्टेट्स हैं जितनी भी, जैसे राजस्थान में है, जोधपुर है, पंजाब। सो ये स्टेट जो थी, जब डिवाइड हुआ था हमारा इंडिया, तो उस टाइम इंडिया पाकिस्तान के जो मिनिस्टर थे वो चाहते थे कि जितनी स्टेट हमारे पाकिस्तान में आ जाए उतना हमारा कंट्री बड़ा होगा, और इंडिया के चाहते थे कि हमारी स्टेट अपनी में ही रहे, जिससे हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री हो जाए। तो इसलिए जो इंडिया के जो उस टाइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला, इन प्रिंसली स्टेट के जो किंग थे उनसे बोला कि आप हमारे इंडिया में ही रहिए, तो जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी कंट्री ज्वाइन करेंगे, पर वन कंडीशन है कि आपको हमें पावर देनी होगी, एनाटॉमी देनी होगी, कि हम अपनी स्टेट को अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकें। तो इसलिए कुछ स्टेट के पास पावर इसलिए चली गई। ठीक है, तो दो कंडीशन है, एक तो हमारा इंडिया डाइवर्स नेचर का है, हर चीज़ अलग है, तो हर स्टेट को अपने स्टेट के बारे में पता होता है, वहाँ के लोगों को पता होता है। तो हर स्टेट में एक मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, वहाँ की पावर दी हुई है कि आप अपने स्टेट के हिसाब से काम करिए। और दूसरा क्या है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है हमारा, कि प्रिंसली स्टेट जो है हम अपनी कंट्री में लाना चाहते थे, तो इसलिए हम एक कंडीशन के साथ
उनको हमने पावर्स दी। तो इन कंडीशन से हमें प्रूव होता है कि ये इंडिया जो है फेडरल है। अब हमने फेडरल है तो फेडरल रहना चाहिए था, यूनिटी पे शिफ्ट हुए हम। तो यूनिटरी में इसलिए शिफ्ट हुए हैं, जैसा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट है, ठीक है। बहुत से जैसे गोवा, नागालैंड, ये कुछ ऐसी स्टेट थी जो हमने अपने इंडिया में मिलाया है इन्हें। गोवा को पोर्टुगीज से लाया हुआ है, उनसे लिया हुआ है। जम्मू कश्मीर तो आप जानते ही हैं पाकिस्तान और इंडिया में इसी स्टेट की वजह से ही है। सो अगर हम जम्मू कश्मीर को अगर स्टेट में ही पूरी पावर दे देंगे, अगर हम फेडरल रहते हैं, फेडरल का मतलब क्या है कि स्टेट के पास भी उतनी ही पावर है जितनी कि सेंट्रल के पास है। जैसे अमेरिका में होता है, वहाँ का स्टेट का फ्लैग अलग है, कंट्री का अलग है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टेट का अलग है और कंट्री का अलग है। सो अगर हम पावर पूरी की पूरी एक पावर स्टेट को दे देंगे, तो जम्मू कश्मीर में जैसे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल हो गया, चाइना उसे लेना चाहता है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान कश्मीर लेना चाहता है। सो अगर पावर उनके हाथ में हो जाए तो अपने हिसाब से चलेंगे, तो ऐसा डिवाइडेशन हो जाएगा हमारी पूरी कंट्री का कि वहाँ अरुणाचल चाइना अगर अरुणाचल को अगर कुछ ब्राइब दे दिया, कुछ दे दिया, तो अरुणाचल चाइना में चला जाएगा, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा, गोवा फिर से इधर चला जाएगा। नागालैंड अपनी कंट्री बनाना चाहता है कि मैं अपनी अलग कंट्री बनाऊं। सो अगर पूरी सोली पावर यानी कि एक पावर उन्हीं दे दी पूरी की पूरी, जैसे सेंटर के पास पावर है, अगर स्टेट के पास भी ऐसी पावर हो जाएगी सब कुछ अपने एक्शन अपने अकॉर्डिंग लेने के लिए, तो कल को तो वो अपने इंडिया से ही अलग हो जाएंगे। सो पूरी ही इंडिया जो है डिवाइड हो जाएगी। सो इससे बचने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो नेबर्स जितने भी नेबर्स हैं, यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश थोड़ा मिक्स है, फ्रेंड भी है एनिमी भी है, दोनों ही है। वहाँ चाइना हो गया नॉर्थ ईस्ट में, इस तरफ पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका का भी थोड़ा मिक्स ही है। तो जब अपने आसपास इतने नेबर होते हैं तो सेंट्रल को पावर देनी पड़ती है कि जिससे वहाँ बैठ के एक्शन ले सके, वो स्टेट अपनी मनमानी ना कर सके, ठीक है। तो इसलिए हमें यूनिटरी पर शिफ्ट होना पड़ा। तो इसलिए हम ना तो यूके की तरह यूनिटरी हैं पूरी की पूरे कि सेंट्रल के पास ही पूरी की पूरी पावर हो गई, ना तो अमेरिका की तरह हम फेडरल हैं कि हम बिल्कुल ही पावर्स अलग अलग कर दें कि सेंट्रल के पास बिल्कुल वो पावर अपनी है, स्टेट के पास अपनी पावर है। तो इसलिए हमें मिक्सचर होना पड़ा, यानी कि क्वासी फेडरल होना पड़ा, ठीक है। तो अब ये जो क्लियर हुआ, अब हम बात करते हैं कि यूनिटी की कंडीशंस क्या क्या हैं। फेडरल की कंडीशन में डिस्कस की थी कि इंडिया फेडरल कैसे है, वो कंडीशन हमने डिस्कस की थी और प्रूफ करी थी। और आज हम यूनिटरी की कंडीशंस प्रूफ करते हैं कि इंडिया यूनिटरी कैसे है और ज़्यादा यूनिटरी कैसे है। सो हम बात करते हैं कि कुछ कंडीशंस की कि इंडिया यूनिटरी कैसे है, ज़्यादातर इंडिया यूनिटरी कैसे है। हम इस बात को हम इन कंडीशन के साथ प्रूव करेंगे। पहला है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि सेंटर के पास पावर है कि वो किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, या किसी स्टेट को डिवाइड कर सकता है, या किसी दो स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बना सकता है। सो आर्टिकल 3 सेंटर को ये पावर देता है, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसा आपको पता है, आंध्र प्रदेश जो डिवाइड हुआ था वो क्या बना था, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का जो एरिया था वो पहले आंध्रा में ही था, फिर जब डिवाइड हुआ तो आंध्रा अलग हो गया एंड तेलंगाना अलग हो गया। सो किसने किया है, ये सेंटर ने किया है। तो सेंटर के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट को दो में डिवाइड कर सकता है, या फिर हो सकता है इसको मिला के एक स्टेट बना दे, अलग कोई स्टेट नाम दे दे, या इसका नाम बदल दे, आंध्रा का नाम कुछ और कर दे। सो इस जो ये आर्टिकल 3 सेंटर को ये पावर देता है, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट फेडरेशन यूनिट नहीं है कि स्टेट तो नाम अगर अपोज कर सकता है, जाके जुडिशरी में अपोज कर सकता है, पर अपने हिसाब से तो नहीं कर सकता। अगर स्टेट का मन चाहा तो नाम बदल दिया। तो सेंटर के पास पावर है
वो जाके दे सकता है कि मुझे अब नाम बदलना है, पर अकेले जाके नाम तो नहीं बदल सकता कि ठीक है आज से आंध्रा का नाम कुछ और हो गया, या चलो मैं इस एरिया को डिवाइड कर सकता हूँ। पर सेंटर के पास ये पावर है। और जहां सेंटर पावरफुल होता है वहां क्या होता है स्टेट से, तो वो यूनिटरी होता है। जैसे हमने बताया है कि यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर की चल रही है, स्टेट तो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो कुछ करने के लिए सेंटर को जाके वो लेटर दे सकता है, ये रेजोल्यूशन पास करा सकता है, पर सेंटर यहाँ अपना ऑटोमेटिक चेंज कर सकता है, इंडिपेंडेंट है वो उस काम के लिए, क्योंकि उसे परमिशन दे रहा है आर्टिकल 3। यहाँ स्टेट को परमिशन नहीं दी हुई है। सो जब स्टेट दबा हुआ है, सेंटर उस पर है, हावी हो रहा है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या हो गया, यूनिटरी हो गया। सो पहली कंडीशन क्या है हुई कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। सो फर्स्ट कंडीशन इज दिस। अब जैसे हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो नॉर्मल लाइफ में क्या है, सेंटर और स्टेट आप देख रहे हैं सबकी अपनी पावर है, ठीक है। स्टेट की जो डिसीजन वो सीएम ले रहा है, या जो अपने हिसाब से काम करे, सेंटर अपने हिसाब से काम कर रहा है। पर सपोज इमरजेंसी आ जाती है, सो इमरजेंसी के टाइम सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस कंडीशन में भी हम क्या देखते हैं कि उस कंडीशन में भी सेंटर क्या है, पावरफुल हो गई। सो कंडीशन बेस्ड भी होती है कभी कभी, ठीक है। अब शेड्यूल 7 आपको याद होगा, हमने लास्ट में बात फेडरल में भी बात की थी शेड्यूल 7 की, कि हमने बताया था कि अलग अलग लिस्ट बनी हुई है हर काम के लिए। यूनियन वालों के लिए अलग लिस्ट है, स्टेट वालों की अलग लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, दोनों इस बारे में डिसीजन ले सकते हैं। यूएल का मतलब है यूनियन लिस्ट, एसएल का मतलब है स्टेट लिस्ट, और इसका मतलब है कॉन्करेंट लिस्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। सो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सेंट्रल अपना अकेले लॉ बना सकती है। सेंट्रल जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट है, जो स्टेट अपने अकॉर्डिंग उस पर अपना जो लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर अपना जो लॉ बना सकती हैं, ठीक है। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें, जो 100 सब्जेक्ट हैं, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं, उसमें आ जाता है जैसे रेलवेज, डिफेंस, इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह, को डिसीजन लेना है इंटरनेशनल, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। 100 सब्जेक्ट मेंशन है इसमें, जिसे सेंटर लॉ बनाता है, और सिर्फ सेंटर बनाता है। जैसे रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया। तो ये अगर जैसे एग्जाम्पल हैं, इन्हें देख के आपको क्या लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इंडिया के लिए। अगर रेलवे पर कोई डिसीजन लेना है तो सेंट्रल अकॉर्ड अपने हिसाब से डिसीजन या लॉ बनाता है, डिफेंस पर लेता है, डिफेंस बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल ट्रीटी कोई करता है, या फॉरेन अफेयर्स हैं, यानी फॉरेनर कोई डिसीजन लेना है, कोई अटैक हो गया या कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो ये सब डिसीजन क्या है जो मेन हमारा इंडिया को अफेक्ट करेगा, वो सारे डिसीजन किसके पास छोड़ दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, सेंटर के पास छोड़ दिए, ठीक है। अब स्टेट को क्या सब्जेक्ट दिए हैं, स्टेट को सब्जेक्ट दिए हैं एग्रीकल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्रीकल्चर। इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है एक तरीके से, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा स्टेट को क्या टॉपिक दिए, क्या सब्जेक्ट दिए जिसके आप लॉ बना सकते हैं, ड्रेनेज, स्मॉल इरिगेशन, अल्कोहल, ठीक है। यानी कि एक तो नंबर से समझ में आ रहा है, इसको 100 सब्जेक्ट्स दिए हैं, इसको 61 है। उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, या जो लॉ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो किसको दे दिए, सेंटर को दे दिए, यूनियन लिस्ट में डाल दिए। और स्टेट को क्या दिए, 61 सब्जेक्ट दिए। एक तो सब्जेक्ट भी कम दिए, ऊपर से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं
वो स्टेट सेंटर को दे दिए। एग्रीकल्चर को छोड़ के है तो सब इम्पोर्टेंट, पर उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम कंपेयर करें तो ड्रेनेज, ड्रेनेज के ऊपर आप लॉ बनाइए, स्टेट को दे दिया। अल्कोहल के ऊपर लॉ बनाइए, स्मॉल इरिगेशन के ऊपर लॉ बनाइए। तो ये इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है कि इंडिया को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, अगर आप कंपेयर करेंगे कि सेंटर और स्टेट की पावर को अगर कंपेयर करेंगे तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर हुई, एक तो सब्जेक्ट के नंबर को देख के और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को देख के, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में भी जैसे हेल्थ है, इसमें दोनों मिलकर बना सकते हैं लॉ। मैरिज हो गया, इसमें दोनों मिलकर बना सकते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बना सकते हैं इस पर लॉ, ठीक है। और इसमें भी कंडीशन है, सपोज स्टेट ने लॉ बना दिया, हेल्थ पर बना दिया, ठीक है, और वही उसी पर ही लॉ, इसी सपोज एग्जांपल पे हेल्थ पर लॉ बनाया स्टेट ने और हेल्थ पे ही लॉ बनाया सेंटर ने। सो जो स्टेट का बनाया हुआ लॉ है वो दबा दिया जाएगा, यानी कि सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल होगा, माना जाएगा और लागू होगा, ठीक है। अब जो स्टेट लॉ जो बनाती है वो स्टेट के अकॉर्डिंग बनाती है। केरला का जो लॉ बनाएगी केरला गवर्नमेंट, वो केरला के ऊपर लागू होगा। जो बिहार की गवर्नमेंट बनाएगी बिहार के लिए लागू होगा। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बनाएगी तो महाराष्ट्र के लिए लागू होगा, ठीक है। पर जब यूनियन या सेंटर जब लॉ बनाता है तो वो एक स्टेट के लिए बनाता, वो पूरी कंट्री के लिए बनाता है। अगर उसने एक लॉ पास कर दिया तो पूरी कंट्री में ही फॉलो होगा। सपोज रेलवे में कुछ लॉ बना दिया, पैसे कम ज़्यादा या कुछ भी कर दिया, तो वो पूरी कंट्री के लिए फॉलो होगा, ठीक है। पर स्टेट के लिए क्या है, स्टेट को लॉ बनाना अपनी स्टेट के लिए बनाइए, उसमें फॉलो होगा एक स्टेट में, चाहे छोटी हो स्टेट या बड़ी हो, ठीक है। कॉन्करेंट में भी, एक तो कॉन्करेंट में भी सब्जेक्ट 52 है, उसमें से दोनों बना सकते हैं सेंट्रल स्टेट, और उसमें से भी अगर दोनों एक ही सब्जेक्ट पे बनाते हैं तो सेंट्रल का जो लॉ है वो ही प्रिवेल होगा, यानी वो ही पास होगा। तो उसमें भी स्टेट को दबा दिया गया है, ठीक है। तो हम इनसे क्या कंपेयर कर सकते हैं कि सेंटर जो है मोर पावरफुल है स्टेट से, और जब सेंटर पावरफुल हो जाती है तो वहाँ क्या हो जाता है, यूनिटरी आ जाती है, ठीक है। तो हम कंडीशंस को प्रूव करें कि इंडिया यूनिटरी कैसे है। सो पहले तो आर्टिकल 3 था, देन शेड्यूल 7 से आप समझ रहे हैं कि इंडिया यूनिटरी कैसे है। अब जो टैक्सेस होते हैं, जो क्रीमी टैक्स है वो सेंटर के पास है, और जो स्मॉल स्मॉल टैक्सेस होते हैं वो स्टेट को दे दिए, ठीक है। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसमें से भी ज़्यादा शेयर किसके पास होता है, सेंटर के पास होता है। सो इन कंडीशन से क्या लगता है कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट, तो यानी कि यूनिटरी सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। इससे दो कंडीशन से प्रूव होता है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट थर्ड कंडीशन। अब जैसे हमने शेड्यूल 7 की बात करी थी अभी कि यूनियन के अलग सब्जेक्ट है, स्टेट के अलग सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट में दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब रेजिडरी लिस्ट है, ठीक है, आर्टिकल 248 में ये रेजिडरी लिस्ट आता है। इसमें इसका क्या मतलब है, जब मोबाइल लॉन्च हुए थे तो उस टाइम न्यू टेक्नोलॉजी थी, उससे पहले सिर्फ टेलीफोन लैंडलाइन इस्तेमाल होते थे। पर जब मोबाइल आने लगे तो कैमरा भी था उसमें, ठीक है। तो अब जब ह्यूमन बींग्स है, जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके जो प्रॉन्स है तो कॉन्स भी है। ह्यूमन बींग्स का नेचर है कि अगर कुछ दिया है तो उसे गलत इस्तेमाल करना ही करना है। तो जब मोबाइल आए तो उस टाइम कैमरे के साथ एक बहुत क्राइम स्टार्ट हुआ, उसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम, यानी कि एमएमएस, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम चला। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस टाइम नया था ये, उससे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं कि लैंडलाइन इस्तेमाल होते थे, लेटर्स यूज़ होते थे, तो उस टाइम किसी ने भी क्राइम का नाम सुना ही नहीं था। और जब से मोबाइल लॉन्च हुए थे, कैमरा लॉन्च हुए, इतना उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, तो ये एमएमएस चला होगा, आपने सुना होगा, बहुत से जानते भी होंगे कि जब ये आया एमएमएस, बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी चीज़ें, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, ठीक है। तो अब उसमें एक्शन कौन लेगा, सेंटर एक्शन लेगी। वो राइट किसको दिया हुआ है, वो राइट जो दिया हुआ है सेंटर को दिया हुआ है कि अगर कोई लॉ नहीं है और बाई चांस आपको लॉ बनाना पड़ जाए तो वो राइट किसके पास है, सेंटर के पास है, ठीक है।
तो जब वो हम नया लॉ बनाते हैं उसको हम किस लिस्ट में रखेंगे? सेंटर की लिस्ट में नहीं रखेंगे, ना तो ना स्टेट की लिस्ट में, ना कॉन्करेट की लिस्ट में। तो उसे हम फोर्थ लिस्ट है जिसे हम रेजिडुअरी लिस्ट बोलते हैं। कोई नया क्राइम आया है, उसके हिसाब से लॉ बनाना है, तो हम उस लॉ को हम रेजिडुअरी लिस्ट में रखते हैं। यानी कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट ये तो एक परमानेंट लिस्ट हैं, परमानेंट सब्जेक्ट्स हैं। पर रेजिडुअरी लिस्ट में जो भी हम लॉ ऐड करते हैं, जो भी हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं, वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, लॉ बनाया, मैटर खत्म। तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स क्या हो गए? 0 हो गए। जब ये साइबर क्राइम पीक पर था तो जो सेंटर को लॉ बनाना पड़ा, जिसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, आईटी एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाना पड़ा उस टाइम गवर्नमेंट को। तो क्योंकि साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका था उस टाइम, आजकल तो और भी बढ़ चुका है सोशल मीडिया के थ्रू। तो जब साइबर क्राइम के ऊपर लॉ बनाया तो उसको हमने रखा रेजिडुअरी लिस्ट में, क्योंकि ना तो ये मेंशन था उस टाइम पे जब ये लॉ बनाया हुआ था, जब लिस्ट बनाई थी उस टाइम तो नामो निशान था ही नहीं इसका। तो इसका क्या हम क्या समझते हैं कि अगर बाई चांस आगे फ्यूचर में भी सेंटर को कोई लॉ बनाना है और वो मेंशन नहीं है वो सब्जेक्ट, हम उस सब्जेक्ट को इस लिस्ट में रखेंगे जिसका नाम है रेजिडुअरी लिस्ट। ठीक है, एक बार लॉ बनाया, लॉ लागू हो गया, लिस्ट एम्प्टी हो गई, यानी कि 0 सब्जेक्ट। आपको नया लॉ बनाना पड़ेगा, इसको हम इस लिस्ट में डाल देंगे। लॉ बनाया, लॉ लागू हो गया पूरी कंट्री में, फिर से ये 0 हो गई। सो ये लिस्ट हमेशा 0 ही रहती है। लॉ सब्जेक्ट डालते हैं, लॉ बनाता है, लॉ पास हो जाता है, वो लिस्ट 0 हो जाती है। ठीक है, तो हम इससे क्या समझ रहे हैं? आर्टिकल 248 क्या देता है? सेंटर को पावर देता है कि अगर आपको कोई लॉ बनाना पड़ जाए या कोई लिस्ट एक्सटेंड करनी पड़ जाए तो ये पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। तो सेंटर क्या हुआ? मोर पावरफुल हुआ। स्टेट के पास तो नहीं है ये पावर कि आप जाके कोई लॉ बना दीजिए, कोई नया लॉ बनाइए, कोई नया लिस्ट बनाइए या इस लिस्ट में ऐड करिए। सो ये पावर किसको दी हुई है? आर्टिकल 248 में सेंटर को दी हुई है। और जब सेंटर मोर पावरफुल है तो वो यूनिटरी है। सो थर्ड कंडीशन से हम समझ चुके हैं। सो आर्टिकल 248 क्या कहता है कि जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं आर इन हैंड ऑफ पार्लियामेंट। जबकि अमेरिका में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो स्टेट के पास जाती है, जब भी वो फेडरल है, प्योर फेडरल है। हमारा जो ये नया लॉ बनाया है, रेजिडुअरी पावर जो है, ये रेजिडुअरी में कुछ भी आ सकता है। उस टाइम साइबर क्राइम नया था तो उस टाइम लॉ बनाना पड़ा, आईटी एक्ट लाना पड़ा, इसलिए एग्जांपल लिया है। आगे फ्यूचर में कोई लॉ बनाना पड़ेगा तो वो पावर किसके पास होगी? सेंटर की पास होगी। सो आर्टिकल 248 क्या कहता है? जितनी भी रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और जब पार्लियामेंट यानी सेंटर के पास पावर होती है तो वो यूनिटरी हो जाता है। ठीक है, 3 कंडीशन से समझ में आया।